वेलकम टू एसी का आइकॉनिक मैथ्स। प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं ब्रह्मास्त्र बैच। इसे आप क्विक रिवीजन के लिए कंप्लीट बैच मान सकते हैं, क्योंकि बच्चे हम इसमें से एमसीक्यू और सब्जेक्टिव का मिक्स्ड क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, जिसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और साथ के साथ हम फॉर्मूला का रिवीजन करते चलेंगे। जो भी फॉर्मूला होगा वो सारे फॉर्मूला को हम पूरा करते जाएंगे, उसका रिवीजन करते जाएंगे। और साथ में बच्चों हम इसका प्रॉपर पीडीएफ भी आपको प्रदान करेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम और व्हाट्सएप लिंक से आप कनेक्ट हो जाएंगे और वहीं पे आपको पूरी पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। प्रत्येक क्लास का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देंगे और ये बैच यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री होगा और आज से प्रारंभ हो रही है और ये लगातार आपके एग्जाम तक आपको वीडियो के माध्यम से हम आपके प्रैक्टिस को, मैथ के क्वेश्चंस को करवाते रहेंगे। चलिए बच्चों, प्रारंभ करते हैं हम अपनी पाठशाला। आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से अपनी पाठशाला को प्रारंभ करने वाले हैं। देखिए बच्चों, दिया गया है कि ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जहां पे ए का वैल्यू दिया हुआ है ए का वैल्यू ए इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यू वाई स्क्वायर और बी दिया हुआ है आपका एक्स वाई क्यू, जहां पे एक्स और वाई एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर करने का मतलब है ये वन और खुद से डिवाइड होता है। अब कहता है आपसे पूछा गया है कि इसका एलसीएम फाइंड कीजिए। ए और बी का एलसीएम एलसीएम हमें फाइंड करना है ए बी का। कैसे फाइंड करेंगे? जब आपके पास कभी ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसके लिए जो है वो क्विक मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी इसमें से कॉमन आ रहा है, जैसे इसमें से x कॉमन आ रहा है तो जो हाईएस्ट पावर वाले हैं उसे लेना है, यानी कि एक्स क्यू, और ये वाई स्क्वायर वाई क्यू, तो आपको वाई क्यू ले लेना है। तो यही आपका एलसीएम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि इसका हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द गिवन लीनियर पोलिनोमियल y इज इक्वल टू एफ एक्स हैच। कहने का अर्थ यह है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स एक हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यानी कि ये पॉलिनोमियल x के फॉर्म में है और ये y इज इक्वल टू दिया हुआ है। इसका कहता है कि जीरो कितने होंगे, यही पूछ रहा है क्वेश्चंस में कि इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है कि 2 0 1 0 1 0 कितने जीरो होंगे। तो पहली बात हम आपको बता दें बच्चों कि ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स वेरिएबल के फॉर्म में है, यानी कि एक्स का वैसा वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, तो एक्स के उस वैल्यू को हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो आप देखिए ये पॉलिनोमियल को जो है y के इक्वल किया है, यानी कि y का वैल्यू जीरो कब होता है? हम जानते हैं एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू जीरो होता है। तो ये जो ग्राफ आपके पास दिया गया है लीनियर पॉलिनोमियल का, इसमें से ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? तो आप देख रहे हैं कि ये 1 टाइम्स कट कर रहा है। किस पे? 3 0 पे, यानी कि जब x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू 0 है, यानी कि इसके 1 0 होंगे और 0 जो होंगे उसका वैल्यू 3 होगा, यानी कि x का वैल्यू 3 आएगा। बच्चे, उम्मीद है कि आप इस बात को समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें से दिया हुआ है बच्चे एक लाइन से प्रेजेंटेड है लीनियर पेयर इक्वेशंस का, इसमें से नॉन इंटरसेक्टिंग कह रहा है कि ये पेयर जो है वो लीनियर इक्वेशन का है और वो नॉन इंटरसेक्टिंग है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो बच्चे आप लोग पढ़े होंगे कि इसमें से 3 टाइप्स के स्टेटमेंट दिए जाते हैं। सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें, अगर a1 बाय a2 दिया हुआ है और इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग का होता है, इंटरसेक्टिंग का।
और सेकंड हम पढ़े थे A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2। ये किसका था? ये हमारा पैरेलल लाइन का था, जो आपस में एक दूसरे के पैरेलल लाइंस होते हैं। उसके बाद नहीं बच्चे, ये जो है इज नॉट इक्वल टू जो होता है ये हमारा पैरेलल लाइन का होता है। थर्ड हम बात करते हैं A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2। अगर ये दिया हुआ रहेगा तो ये कोइंसिडेंट लाइन का होता है, जो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होते हैं। ये हमारा पैरेलल लाइंस का, ये इंटरसेक्टिंग लाइन का, और ये हमारा कोइंसिडेंट लाइन का होता है। बच्चे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? तो यहाँ पे पैरेलल लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, तो पैरेलल लाइन A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चंस दिया हुआ है नेचर ऑफ रूट, रूट का नेचर निकालने के लिए। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से रूट का जो नेचर होता है वो किस पे निर्भर करता है? तो आप डिस्क्रिमिनेंट पे निर्भर करता है, यानी कि डी के वैल्यू पे निर्भर करता है। यदि डी इज इक्वल टू 0 है तो रूट हमारा रियल और इक्वल आएगा, रियल एंड इक्वल होगा। और डी का वैल्यू जो आएगा यदि ग्रेटर देन 0 है तो इसका वैल्यू जो आएगा वो भी रियल होगा एंड अनइक्वल, यानी कि रूट जो होंगे वो रियल तो होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे, अनइक्वल होगा। और d इज स्मॉलर देन 0, अगर d का वैल्यू 0 से छोटा आ जाए यानी कि माइनस में आ जाए तो वो हमारा इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी रूट होता है। तो इसमें से पूछ रहा है कि इसके रूट कैसे होंगे। तो सबसे पहले हमें d का वैल्यू निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो d इज इक्वल टू हम जानते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखते हैं। और यहाँ पे a का वैल्यू दिया हुआ है a इज इक्वल टू 9, b का वैल्यू दिया हुआ है -6 और c जो दिया हुआ है वो हमारा -2 दिया हुआ है। हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो b स्क्वायर यानी कि -6 का होल स्क्वायर -4ac यानी कि -4 इंटू ए का वैल्यू 9 और c का वैल्यू -2 मल्टीप्लाई कीजिए। 6 का स्क्वायर 36, माइनस में सॉरी ये प्लस आ जाएगा, प्लस में से 9 4 जा 36, 36 2 जा 72, ये हमारा आ जाएगा 108। ये 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है। तो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, यानी कि अलग अलग रूट होंगे लेकिन रियल होंगे। एनी क्वेश्चंस? इसके रूट मोर देन 2 रियल रूट नहीं हुआ, ये हमारा ऑप्शन गलत है, क्योंकि जब हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में से हम जानते हैं कि उसके 2 ही रूट होते हैं, ओनली 2 रूट। तो ये हमारा ऑप्शन 2 इक्वल तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि डी का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। नो रियल रूट, इसमें से स्मॉलर रहने पे होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि 2 AP दिया हुआ है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम करने का मतलब उसके बीच का डिफरेंस सेम है। अब कहता है कि वन ऑफ दिस इज -1, एक का फर्स्ट टर्म, एक AP जो हो रहा है, मान लो कि फर्स्ट AP अगर देखा जाए तो उसका फर्स्ट टर्म -1 दिया हुआ, और दूसरा एक AP है, एक और AP है, उसका फर्स्ट टर्म -8 दिया हुआ। तो इसका सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म ये भी तो होगा, और सेकेंड AP का भी तो इस तरह से होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म, इस AP के फोर्थ टर्म का डिफरेंस बताइए। आपको डिफरेंस बताना है कितना होगा। तो फोर्थ टर्म हमें नहीं पता है कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, लेकिन बच्चे आप याद रखिएगा कि जिसका सेम कॉमन डिफरेंस हो, सेम कॉमन डिफरेंस का मतलब समझ रहे हैं कि 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होगा।
तो उसके फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस या सेकेंड टर्म के बीच का डिफरेंस, थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस सब सेम होता है। तो हम इसके फर्स्ट टर्म का डिफरेंस निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म का डिफरेंस तो -1 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं -8 को। डिफरेंस पूछा है तो आप बड़ा में से छोटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बड़ा हमारा -1 है, छोटा हमारा -8 है। इसमें से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 + 8 आ जाएगा, इसका वैल्यू 7 आएगा। और ऐसा नहीं कीजिएगा कि -7, ऐसा नहीं कीजिएगा कि -8 में से -1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। डिफरेंस पूछा है, बड़ा में से छोटा को घटाना है। इतनी छोटी छोटी बात को आप याद रखिएगा। चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कहते हैं वो कि इसमें से जो दिया हुआ है 2 पॉइंट दिया हुआ है। 2 पॉइंट क्या थे? कहता है व्हाट इज द रेशियो, कहता है व्हिच ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 - 3 एंड 5 6 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। ये x एक्सिस के द्वारा डिवाइडेड किया जाता है, तो इसका रेशियो बताइए। चलिए हम इस चीज को बनाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक लाइन है, इस लाइन का एक पॉइंट हमारा 2 और -3 है। सेकेंड पॉइंट जो आता है वो हमारा है 5 6। अब इसे x एक्सिस, कौन सा एक्सिस? x एक्सिस। आप याद रखेंगे x एक्सिस इसे डिवाइड कर रहा है। मान लेते हैं इसे m/n में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब बताइए कि जहां पे x एक्सिस इसे डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट पे उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो आप कहेंगे x एक्सिस पे डिवाइड करें तो x का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, लेकिन इसका y वैल्यू 0 होगा। बातें क्लियर? यानी कि y वैल्यू 0 होगा। और आप जानते हैं सेक्शंस फॉर्मूला क्या होता है? अगर आप x y दोनों का वैल्यू निकालें तो इसका फॉर्मूला होता है mx2 + nx1 बाय m + n। और y के लिए जो होता है my2 + ny1 बाय m + n, है ना बच्चों? यही होता है ना। आपको क्या दिया हुआ है? y वैल्यू 0 दिया हुआ है। तो आप ऐसा करें ना कि इसका वैल्यू 0 के इक्वल कर लीजिए। इसका वैल्यू आपको क्या करना है? 0 के इक्वल कर लेना है। करके दिखाते बच्चे, ध्यान से समझिए। देखिए बच्चे, हमें क्या करना है? y को 0 के इक्वल करना है। तो my2 + ny1 बाय m + n = 0। जैसे ही 0 के इक्वल आया, यहां पे आप m + n को जैसे ही राइट साइड में लेकर के जाएंगे, ये मल्टीप्लाई होकर के 0 आ जाएगा। आप कह सकते हैं कि my2 + ny1 = 0 आएगा। अब इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। my2 यानी कि m इंटू y2 का वैल्यू 6 दिया हुआ है, प्लस ny1, n इंटू y1 का वैल्यू -3 दिया हुआ है, = 0 आएगा। यानी कि 6m - 3n = 0। आप ऐसा कर सकते हैं, 6m = 3n आएगा। m/n करेंगे, m/n = तो 3 कितना आएगा? 3/6, यानी कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 1:2 में आएगा। 1:2, यहाँ ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते बच्चे। एक पॉइंट है एक्स वाई, इज ए डिस्टेंस ऑफ द 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। कहता हाउ मेनी सच पॉइंट, कहता लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कितने ऐसे पॉइंट हैं जिसका डिस्टेंस 5 यूनिट होगा? चलिए बच्चे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी करेंगे,
लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं करना है, आप ध्यान से समझिए। ये हमारा एक्स एक्सिस है और इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। देखिए बच्चों, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। आप जानते हैं बच्चे, ओरिजिन पॉइंट दोनों एक्सिस का जो मिड पॉइंट होता है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। इसे ओ के द्वारा ये हमारा 0 0 होता है। इससे कह रहा है थर्ड पॉइंट पे, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे कितने पॉइंट है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस जो है 5 यूनिट है। ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे 5 यूनिट का रेडियस लेकर के एक आर्क खींच लेते हैं। आपको ये पता होगा कि इस आर्क पे सारा पॉइंट, जो भी पॉइंट लेंगे वो 5 यूनिट्स का होगा और ये थर्ड क्वाड्रेंट में खींचा गया है आर्क। अब आप इस बात को ध्यान से समझिए, यहां से कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस मापिए इस आर्क पे। हम कलर इसका चेंज कर लेते, इस आर्क पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कोई भी पॉइंट, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होगा, 5 यूनिट होगा, क्योंकि हम 5 यूनिट रेडियस का ही आर्क खींच लिए। अब इस आर्क का हर एक पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट, अब इस आर्क में तो इन्फिनिटी पॉइंट है, तो यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में इन्फिनिटी पॉइंट होंगे जो ओरिजिन से 5 यूनिट के डिस्टेंस पर होंगे, यानी कि इन्फिनिटिवली मैनी, यानी कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आप इस बात को समझे होंगे। अब आप कहेंगे कि सर हम जो है थ्योरिकली, ये तो हम प्रैक्टिकली समझे, थ्योरिकली कैसे हम समझे? हम थ्योरी भी समझाते इस क्वेश्चंस को, ध्यान से समझिएगा। आप जानते हैं कि ओरिजिन से जो है किसी पॉइंट का डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? आपको एक फॉर्मूला बताया गया होगा कि ओरिजिन से अगर एक्स वाई एक पॉइंट है तो उसका जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। ये बातें आपको पता होगा। अब कहता है कि इसका डिस्टेंस जो है वो 5 यूनिट दिया हुआ है, यानी कि 5 इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, है ना? तो सॉरी, 5 का स्क्वायर, यानी कि 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे एक्स का और वाई का वैल्यू आप अपने मन से पुट कीजिए। थर्ड क्वाड्रेंट में से हमारा एक्स निगेटिव और वाई निगेटिव, एक्स का कोई भी माइनस में निगेटिव मान, -1, -2, -3, कोई भी मान लेते जाइए, वाई का वैल्यू निकलते जाएगा। आप देख रहे होंगे बच्चे कि यहाँ पे भी आप इन्फिनिटिव वैल्यू निकाल सकते। बच्चे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए हों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चंस क्या कर रहा है, ध्यान से समझिए। ये हमारा थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग है और कंग्रुएंसी के आधार पे है। आप इसे चाहे तो कंग्रुएंसी पे बना लें। सबसे पहले दिया हुआ ट्रायंगल एबीसी, आपको दिख रहा होगा ये ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ, जिसमें से डीई पैरेलल है एबी का और एबी का वैल्यू दिया हुआ है ए, इसे हम ए मान लेते हैं। और डी का वैल्यू एक्स दिया हुआ है, डी का वैल्यू एक्स, बीई का वैल्यू यहां से यहां तक का वैल्यू ये हमारा बी दिया हुआ है और ईसी का वैल्यू, ई से लेकर के सी तक का वैल्यू, ये वैल्यू हमारा सी दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है कि आप x को एक्सप्रेस कीजिए ए बी और सी के टर्म में, यानी कि x का वैल्यू फाइंड कीजिए। x को बताइए, x इज इक्वल टू क्या आएगा ए बी सी के फॉर्म में। सबसे पहले ये दो ट्रायंगल यहाँ पे है जो एक दूसरे के कंग्रुएंस हैं। कैसे कंग्रुएंस है ये हम बता देते हैं आपको, आप समझ जाइएगा। दो ट्रायंगल हम लेते हैं, सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल डी ई सी। ए बी सी ट्रायंगल में से ए बी पैरेलल है डीई का, तो एंगल ए और एंगल डी ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्रॉसपोंडिंग एंगल। पैरेलल लाइन है और हमारा ए सी, ए बी और डीई पैरेलल है और ए सी क्या है, ट्रांसवर्जल लाइन है।
तो एंगल ए और एंगल डी क्रॉसपोंडिंग एंगल से इक्वल होंगे। आगे बात करते हैं, तो एंगल बी एंगल ई आपस में इक्वल होंगे, एंगल सी कॉमन होगा। जिस भी ट्रायंगल का तीनों एंगल आपस में इक्वल हो जाए, तीनों क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल आ जाए, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या कहलाते हैं? वो दोनों ट्रायंगल जो होंगे एक दूसरे के कंग्रुएंस कहलाएंगे। अब जब दो ट्रायंगल कंग्रुएंस होंगे तो उसके क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल आएगा। तो क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो यानी कि ए बी बाय डी कह सकते हैं, इज इक्वल टू, आप बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं तो बी सी बाय में से क्या आ जाएगा? ई सी आ जाएगा, है ना। अब ए बी का वैल्यू ए दिया हुआ है, ए बाय एक्स इज इक्वल टू बी सी। बी सी यहां से यहां तक टोटल है, यानी कि बी प्लस सी होगा, बी प्लस सी बाय ई सी का वैल्यू केवल सी है। यहां तक बात आप समझे होंगे। इसको दोनों को रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो एक्स बाय ए इज इक्वल टू, एक्स बाय ए इज इक्वल टू ए बी एक्स सी बाय बी प्लस सी आएगा। अब यहां से x का वैल्यू फाइंड करना है, तो a उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी कि x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा ए सी बाय बी प्लस सी। कहां है, कौन सा ऑप्शन है? ए सी बाय बी प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते बच्चे। अब यहां पे दिया हुआ है इफ O इज सेंटर ऑफ ए सर्कल, इस सर्कल का सेंटर हमारा O है, कोड PQ, ये PQ कोड है, कहता है ये एंगल बना रहा है 50 डिग्री का टेंजेंट PR के साथ, PR यहां पे है, ये इसके साथ 50 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब कहता है कि आपको जो है ये PR एट द कनेक्ट P, PR जो है P पे कनेक्ट हो रहा है और उसी के साथ बना रहा है 50 डिग्री का एंगल। कहता है वो कि इस कोड PQ है, इसके द्वारा सेंटर पे कितना एंगल बनाया जाएगा, यानी कि एंगल O पूछ रहा है, ये हमें क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है। चलिए देखिए, हम जानते बच्चे कोई भी सर्कल है, सर्कल पे जो टेंजेंट होता है वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहां पे OP और PR एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे। OP और PR एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, जिसमें से एंगल RPQ 50 डिग्री का है, तो बाकी जो OPQ जो है ये हमारा 40 डिग्री का होगा। बच्चे आप समझ पाए होंगे। अब देखिए सर्कल का रेडियस OP इक्वल हो जाएगा OQ का, और किसी भी ट्रायंगल का, मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल है, इसके दो साइड अगर इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, तो एंगल P और एंगल Q आपस में इक्वल होगा, ये भी हमारा 40 डिग्री का होगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, तो 40 डिग्री 40 डिग्री 80 डिग्री तो हो गया, तो 180 में से 80 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 100 डिग्री, 100 डिग्री हमारा O का वैल्यू आएगा, एंगल O का, एंगल POQ का वैल्यू हमारा 100 डिग्री, जो हमारे ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे, साइन थीटा इज इक्वल टू A बाय B दिया हुआ है, आपसे कॉस थीटा पूछा है, निकालते कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है क्या है फॉर्मूला, आप जानते होंगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फास्ट करेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा A बाय B, साइन स्क्वायर थीटा A स्क्वायर बाय B स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो B स्क्वायर एलसीएम आएगा, तो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और ये दोनों स्क्वायर रूट में हैं, तो हम जानते हैं कि बी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये बी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट बी होता है, तो हमारा बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब बाय में से बी आएगा, यही हमारा कॉस थीटा का वैल्यू आएगा। ये हमारा ऑप्शन सी, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
कह रहा है सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, ये किसके इक्वल है? तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते देखिए, दिया हुआ है सेक ए प्लस 10a, सेक ए प्लस 10a इंटू क्या दिया हुआ? इंटू में से हमारा दिया हुआ 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। सेक ए और 10a ये दोनों को साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए, तो ये हमारा 1 बाय कॉस ए आएगा, प्लस में से 10a, हम जानते हैं कि साइन ए बाय कॉस ए होता है, इनटू हमारा क्या आ जाएगा? इनटू में से हमारा 1 माइनस साइन ए। अब यहां पे एलसीएम लेंगे तो कॉस ए एलसीएम आ जाएगा, ऊपर हमारा 1 प्लस साइन ए आ जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 1 माइनस साइन ए के साथ। आप फॉर्मूला जानते होंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। अब एक कॉस ए कट जाएगा तो केवल हमारा आंसर क्या बचेगा? कॉस ए हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में से क्या दिया हुआ है? कॉस ए। बच्चे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कहते हैं अब कि इफ ए पोल 6 मीटर हाई कॉस्ट, एक पोल है जो 6 मीटर ऊंचा है ना? पोल है तो ये जमीन पे ही होगा। अब इसका शैडो बन रहा है, मान लेते हैं बाबू कि इसका शैडो ये बन रहा है जमीन पे। अब जो शैडो है उसका लेंथ दिया हुआ है 2√3, और जो पोल है इसका हाइट जो दिया हुआ 6 मीटर दिया हुआ है और 2√3 मीटर। तो सूर्य के प्रकाश जिस ओर से आ रहा है उधर से ही हमारा जो है क्या बनेगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन में शैडो बनेगा। अब इस शैडो जो बना है इससे आपको सन्स का एलिवेशन पूछा है, कहते हैं देन द सन्स एलिवेशन क्या है, यानी कि सन के द्वारा आने वाली किरणें का झुकाव कितना है, वो कितना एंगल बना रही है, किस एंगल से वो आ रही है, वही तो पूछा गया है। आप यहां से भी इसके एंगल के बारे में बता सकते हैं और यहां से भी। ध्यान से समझिए, अगर हम इसे थीटा मान ले कि ये इसका एंगल थीटा है, तो सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर, नीचे हमारा बेस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे टेन थीटा लगा लेते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी होता है, यानी कि 6 बाय 2√3 आ जाएगा। 2 से हम इसे काटेंगे तो 2 3 जा 6, √3 से 3 को काटेंगे क्योंकि 3 जो होता है वो √3 इंटू √3 होता है। अब बट्टे में से बाय में से √3 दिया और √3 से √3 कटा, तो यानी कि ये √3 आया, यानी कि टेन थीटा का वैल्यू √3 आया। टेन थीटा इज इक्वल टू √3, तो √3 10 में से किस एंगल का वैल्यू है? तो आप कहेंगे कि टेन थीटा इज इक्वल टू ये √3 1060 डिग्री के इक्वल आएगा। 1060 डिग्री इज इक्वल टू √3 होता है, यानी कि थीटा का वैल्यू 60 डिग्री आएगा। बच्चे उम्मीद है कि आप इस बात को समझे होंगे। थीटा का वैल्यू कितना आया? 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, क्योंकि उसका यूनिट तो इक्वल नहीं होगा लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो इक्वल होता है, वो इक्वल दिया हुआ है, तो उसका रेडियस क्या होगा? तो क्या क्या इक्वल दिया हो? पेरीमीटर यानी कि सर्कमफेरेंस, यानी कि सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा और आर से एक आर कटेगा, एक आर बच जाएगा, यानी कि 2 इज इक्वल टू आर, आर का वैल्यू 2 आएगा, यानी कि 2 यूनिट हमारा आर का वैल्यू होगा। इसमें से कुछ है नहीं। अब कहता है इट इज प्रपोज्ड टू बिल्ड ए न्यू सर्कुलर पार्क इक्वल in area of the sum of the area of the two circular park of diameter 16 meter and 12 meter is locality, कहते हैं the radius of new park। कहने का मतलब ये हुआ बाबू कि दो छोटे छोटे सर्कुलर को जिसका डायमीटर 16 मीटर और 12 मीटर दिया हुआ है उसको मिला करके जो है एक बड़ा सा पार्क बना दिया गया।
तो पूछ रहा है कि उस पार्क जो पार्क बना है उसका रेडियस क्या होगा नया पार्क का। तो सबसे पहले जो छोटे छोटे पार्क हैं उसका रेडियस क्या होगा, तो इसका हाफ कर दीजिए। तो इसका हाफ करेंगे तो एक हमारा 8 मीटर का आएगा, एक 6 मीटर का होगा, ये दोनों का रेडियस आएगा। और आपसे जब भी पूछे कि दो छोटे को मिला करके दो छोटे के एरिया का सम जो होगा वो तीसरे के एरिया के सम के इक्वल है और उसका रेडियस आपसे पूछा जाए, यानी कि एक बड़ा सा आपको आपके पास सर्कल दिया हो और उसका निर्माण दो छोटे सर्कल के एरिया से हुआ हो। मान लीजिए इसका रेडियस r1 है और इसका रेडियस हमारा r2 है। एक का रेडियस r1, दूसरा का रेडियस हमारा r2 दिया हुआ है और इससे एक बड़ा सर्कल का निर्माण हुआ जिसका रेडियस r है, जिसका रेडियस हमारा क्या दिया हुआ है, r दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा, इस चीज को बताइए। तो ध्यान से समझिए बाबू, बड़ा वाला रेडियस का जो होता है वो फॉर्मूला होता है बाबू अंडर रूट r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। ये कैसे आया इस चीज को समझिए। पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की ओर बढ़ जाएंगे। तो अंडर रूट करना है, डायमीटर दिया हुआ है तो r1 का स्क्वायर, हाँ तो अंडर रूट करेंगे r1 का स्क्वायर, यानी कि r1 कितना दिया हुआ है 8 मीटर, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना आएगा, अंडर रूट 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, यानी कि ये तो हमारा 100 आया और 100 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 10 मीटर आएगा। हमारा ऑप्शन है। कैसे आया इस बात को समझा देते हैं, ध्यान से समझिए और इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके लिए एक न्यू पेज लेकर के समझा देते बच्चे। चलिए यहां पे आप समझिए, दो छोटे छोटे सर्कल का एरिया का सम किया गया है। एक का रेडियस हम r1 मान लेते हैं, एक का रेडियस r2। तो पहले का एरिया जो आएगा वो हमारा पाई इंटू r1 का स्क्वायर, दूसरे का एरिया पाई इंटू r2 का स्क्वायर। ये दोनों का सम है ये बड़ा वाला, यानी कि इसका एरिया जो होगा, एरिया वो हमारा पाई इंटू r1 का स्क्वायर अब प्लस पाई इंटू r2 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों, मान लेते हैं बड़ा वाला जो सर्कल है उसका रेडियस कैपिटल R है, तो इसका एरिया जो है पाई इंटू कैपिटल R का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू r1 का स्क्वायर प्लस पाई इंटू r2 का स्क्वायर होगा। यहां से पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से आप पाई को कॉमन ले लीजिए तो r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर होगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r का वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर होगा। बच्चे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि कैसे फाइंड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज ए स्क्वायर बोर्ड, एक बोर्ड है जो स्क्वायर का है, आपको फिगर में दिख रहा होगा। एक बोर्ड है जो कैसा है, स्क्वायर का है, जिसका साइड 2a यूनिट है। सर्कम स्क्राइबिंग ए रेड सर्कल, कहता है इसके चारों साइड को छूते हुए एक सर्कल बनाया गया। जयदीप इज आस्क्ड टू कीप ए डॉट ऑन द अबव साइड ऑफ द बोर्ड, कहता बोर्ड के ऊपर जो रेड कलर का सर्कल खींचे हैं उसके अलावा डॉट डॉट बना दिया गया। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि, कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट ही कीप्स द डॉट ऑन द शेडेड रीजन। एक मिनट बाबू, ये वाला डिजाइन जो दिया हुआ है वो शेडेड डिजाइन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। ये जो सर्कल है वो रेड कलर का है, ये रेड कलर का है सर्कल, और जो बाकी एरिया है वो शेडेड एरिया है, ये एरिया हमारा शेडेड है।
अब कह रहा है जयदीप जो है इसके ऊपर एक डॉट देता है, तो क्या जरूरी है कि वो डॉट जो है वो शेडेड एरिया पे है। कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। सबसे पहले शेडेड रीजन का एरिया निकाल लीजिए। तो सर्कल का एरिया क्या होगा, तो सर्कल यहाँ पे देखिए जो बना हुआ है उसको ध्यान से समझिएगा। सर्कल का सेंटर से लेकर के जो पॉइंट होगा इसका रेडियस ए आएगा, क्योंकि ये पूरा डायमीटर 2a दिया हुआ है, यानी कि 2a जो है वो स्क्वायर का साइड भी दिया हुआ है और इस सर्कल का डायमीटर भी, तो इसका रेडियस ए होगा। तो रेड वाला जो पार्ट है यानी कि सर्कल, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई ए स्क्वायर होगा। और सर्कल का स्क्वायर का जो एरिया है वो 2a का स्क्वायर, और शेडेड पार्ट का एरिया इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि 4a स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। इसे सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो एरिया आएगा, लेकिन शेडेड पार्ट का। किस पार्ट का एरिया है, शेडेड पार्ट का। अब कह रहा है कि टोटल पार्ट कितना है, टोटल तो हमारा स्क्वायर है जिसका एरिया क्या दिया हुआ है 4a स्क्वायर है। अब इसका प्रोबेबिलिटी पूछा है, प्रोबेबिलिटी होता क्या है, तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी जो होता है वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो फेवरेबल हमारा शेडेड पार्ट है, तो शेडेड पार्ट को हम ऊपर रख लेते हैं, और टोटल एरिया 4a स्क्वायर है उसे आप नीचे रख लीजिए। इससे आपको कॉमन क्या आएगा, ए स्क्वायर कॉमन आएगा, तो बचेगा बाबू 4 माइनस पाई, और इंटू में से ए स्क्वायर कॉमन आ गया, बटे में से हमारा दिया 4a स्क्वायर। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, तो 4 माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, इसका क्या आया, प्रोबेबिलिटी आया, जो हमारा बी ऑप्शन में है। उम्मीद है बच्चे आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता है 2 कार्ड्स ऑफ हर्ट, हर्ट का दो कार्ड और स्पेड्स के 4 कार्ड्स मिसिंग है। एक पैक में से 52 कार्ड्स के जो पैक आते हैं, यानी कि कार्ड का जो पूरा बंडल आता है 52 कार्ड्स का, उसमें से 6 कार्ड जिसमें से 2 हर्ट और 4 क्या स्पेड्स मिसिंग है, गायब है। कहता है एक कार्ड इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग पैक। अब जो बच गया है उससे एक कार्ड निकाला जाता है, और पूछ रहा है कि ब्लैक कार्ड, यानी कि जो निकाल रहे हैं कार्ड कि वो ब्लैक ही हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम आपको बता दें बच्चे कि अगर कलर के आधार पर डिसाइड किया जाए तो 2 प्रकार के कार्ड्स होते हैं। कार्ड्स कितने होते हैं, 2 टाइप्स के। एक हमारा ब्लैक होता है, दूसरा हमारा रेड होता है। ब्लैक हमारा 26 होता है, रेड हमारा 26 होता है, यानी कि टोटल 52 होते हैं, लेकिन मिसिंग है 6 पहले से कह रहा है कि मिसिंग है, 6 से पहले से कह रहा है मिसिंग है, तो इसमें से 6 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यानी कि 46 कार्ड आपके पास टोटल अवेलेबल हैं, यानी कि आपके पास टोटल कार्ड जो हैं, टोटल कार्ड्स वो 46 हैं। अब ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो ब्लैक आपके पास है कितने। तो सबसे पहले ये जो हार्ट्स होते हैं वो रेड कलर का कार्ड्स होता है, रेड कलर का, और जो हाँ के एस्पेक्ट्स होते हैं ये ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर का। तो ब्लैक टोटल 26 है, लेकिन 4 मिसिंग हैं, तो यानी कि आपके पास ब्लैक कलर का कार्ड जो है वो 22 है, और आपके पास टोटल कार्ड कितने 46 हैं, और आपसे ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो यानी कि 22 हमारा फेवरेबल है। प्रोबेबिलिटी निकालते समय हम अपना फेवरेबल ऊपर रखते हैं, और बाय में टोटल आउटकम तो 46 ही आएगा ना, यानी कि 22/46 इसका प्रोबेबिलिटी आएगा, जो ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास का अपर लिमिट दिया हुआ है। कहता है कहते हैं द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, कहते हैं ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज, इस डिस्ट्रीब्यूशन का अपर लिमिट क्या होगा, मॉडल क्लास का अपर लिमिट।
हम मान लेते हैं जो मॉडल क्लास है उसका अपर लिमिट क्या होना चाहिए, कैसे हम माने। तो बिलो 140 दिया हुआ है तो कोई भी आप लिमिट होगा आपका जो लोअर यानी कि लोअर लिमिट जो होगा, मान लेते हैं कि 135 ही हो, 135 टू 140, तो ये 140 ही अपर लिमिट है। और आपसे पूछ रहा है मॉडल क्लास का अपर लिमिट बताना। और ये आपका जो है कम्युनिटेटिव जो है फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, आपको जो है इसका रियल फ्रीक्वेंसी यानी कि इसका फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो 140 टू 145 आप इसे कर सकते हैं, यानी कि अपर लिमिट 145, 150, 155, 160, 165 हम मान के चले। और यहां से मॉडल क्लास निकालने के लिए जो है आपको पहले फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होगा। तो सबसे पहले बिलो 140 करने का मतलब है कि इसमें से इसका फ्रीक्वेंसी 4 ही होगा। इसका कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी 11 दिया हुआ है, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो 11 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आएगा, तो आप कहेंगे 7। और उसके बाद बिलो 150 दिया हुआ तो इसका कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी 29 दिया हो तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हुआ है, तो 29 में से 11 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपके पास जो आएगा 18 आएगा। और 29 130 यानी कि इसका 11 आएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आएगा, 5 आएगा। तो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसका है, 18। सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी क्या है, 18। तो मॉडल क्लास तो यही होगा ना जिसका अपर लिमिट कितना होगा, 150। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 19 नंबर क्वेश्चंस कर रहा है। अब 1922 एक स्टेटमेंट और रीजन की बात कर रहा है और इसमें से बहुत सारे ऑप्शंस दिए होंगे और आपसे ऑप्शंस में से ये कहा जाएगा कि आप बताइए कि क्या आपका जो दिया हुआ स्टेटमेंट है वो सही है या रीजन सही है, या स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही है या दोनों फॉल्स है। यही ऑप्शंस में दिए होंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप, इस टॉप का जो है टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो कहता है ये सम कर लीजिए ऊपर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, ध्यान से देखिए हम फिगर भी बता रहे हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि इस पार्ट का। और कहता है वो कि हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का कर्व सरफेस एरिया यानी कि इससे ऐड कर लीजिए। वास्तविक बात है ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप आएगा। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि टॉप इज ऑब्टेन बाय द ज्वाइनिंग ऑफ द प्लेन सरफेस ऑफ द हेमिस्फेयर एंड कोन टुगेदर। कोन है और हेमिस्फेयर है, दोनों को जब हम जोड़ते हैं ऐड करते हैं उसके प्लेन सरफेस पे तो वो तो ढक जाता है ना। जब ढक जाएगा तो केवल कर्व सरफेस एरिया ही दोनों का बचेगा। यानी कि हमारा स्टेटमेंट और उसका रीजन दोनों सही दिया हुआ, जिस ऑप्शन में है वो करेक्ट होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा दिया हुआ है, बोथ ए और आर दोनों ट्रू है। रीजन भी सही है, रीजन जो है सही एक्सप्लेनेशन देता है, इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। बातें क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें, कह रहा है ये एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो आप देख रहे होंगे बच्चे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही है। हम कैसे कह सकते हैं ये अर्थमेटिक, दो के बीच का कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। ये -5 है, इसे आप -2.5 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, फिर 2.5 आएगा, यानी कि इसके बीच का डिफरेंस 2.5 है, यानी कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। रीजन कह रहा है कि the terms of an arithmetic progression cannot have both positive and negative rational number। इसमें से रेशनल नंबर नहीं हो सकता है, कभी संभव ही नहीं है, हो सकता है ऐसा कह रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पॉजिटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, रेशनल नहीं हो सकता। ऐसा तो कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई रीजन नहीं है। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका रीजन हमारा गलत है, स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट, इसका ऑप्शन सी होगा। स्टेटमेंट जो ए है वो ट्रू है लेकिन रीजन गलत है। चलिए बच्चे, उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में से, तब तक के लिए धन्यवाद।
पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आप एग्जाम के ओरिएंटेड तैयारी करते रहिए। इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलता रहेगा और आप हमेशा इसकी तैयारी को जारी रखें। धन्यवाद बच्चे।